नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। मित्रों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है असवान बांध परियोजना, असवान डैम प्रोजेक्ट। अगर हम असवान परियोजना के बारे में बात करें तो मिस्र में बांधों द्वारा सिंचाई की शुरुआत पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, जबकि 1851 में मोहम्मद अली ने कपास की खेती के विकास के लिए डेल्टा प्रदेश में प्रथम बांध बनवाया। इसके बाद कई बांध बनाए गए, जिनमें जिफ्ट बांध 1901, अस्यूत बांध 1902, असवान 1902, इसना बांध 1909, नाग हम्मादी बांध 1937, असवान हाई डैम 1971 महत्वपूर्ण है। इन बांधों तथा नील को जोड़ते हुए नहरें बनाई गई। इन सभी बांधों में असवान बांध परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। 1960 के दशक में असवान बांध या अधिक विशेष रूप से असवान हाई डैम 1960 और 1971 के बीच मिस्र के असवान में नील नदी के किनारे एक तटबंध बांध है। इसका महत्व काफ़ी हद तक पिछले असवान के क्षेत्र को ग्रहण कर रहा है। बांध की सफलता के आधार पर इसके अधिकतम उपयोग में हाई डैम का निर्माण 1952 की मिस्र क्रांति के बाद सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य बन गया। बाढ़ को बेहतर नियंत्रण करने की क्षमता, सिंचाई के लिए पानी का भंडारण बढ़ाना और पनझड़ बिजली पैदा करने की क्षमता के साथ बांध को मिस्र की योजनाबद्ध औद्योगिकरण के लिए निर्णायक माना गया। पहले के क्रियान्वयन की तरह असवान हाई डैम ने मिस्र की अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। असवान हाई डैम का निर्माण करने से पहले पुराने बांध के स्थान पर भी देर से गर्मियों में नील नदी की वार्षिक बाढ़ पूर्वी अफ्रीका जल निकासी बेसिन से घाटी से काफ़ी हद तक पारित नहीं हुई। इन बाढ़ों में प्राकृतिक पोषक तत्वों और खनिजों के साथ उच्च पानी लाया गया, जो प्रतिवर्ष अपने पूरब और डेल्टा के साथ उपजाऊ मिट्टी की समृद्ध करती है। इस भविष्यवाणी ने प्राचीन काल से खेती के लिए नील घाटी को आदर्श बना दिया था। असवान बांध परियोजना का हम इस मैप पे भी देख सकते हैं, जो अफ्रीका है। अफ्रीका में ये इजिप्ट का नक्शा दिखाया गया है और इसके अंदर जो असवान बांध परियोजना है उसको दिखाया गया है। नेक्स्ट है निर्माण इतिहास, कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री। असवान के निकट एक बांध का निर्माण करने के लिए सबसे पहले प्रयास 11वीं शताब्दी में किए गए थे, जब अरब पॉलीमथ और इंजीनियर इब्न अल हताम को फातिमिद खलीफा अल हाकिम वी अमर अल्लाह नील नदी की बाढ़ को विनियमित करने के लिए एक ऐसा कार्य किए जिससे असवान बांध में शुरुआती प्रयास करना पड़ता माना गया। उनके क्षेत्रीय काम में उन्हें इस योजना की व्यावहारिकता हेतु आश्वस्त हुआ। नेक्स्ट हम बात करें असवान बांध। सर्वप्रथम असवान बांध का निर्माण हुआ 1898 से 1902। असवान लो डैम 1898 to 1902। ब्रिटिशों ने 1898 में नील में पहले बांध का निर्माण हुआ। निर्माण 1902 तक चला और बांध 10 दिसंबर 1902 को खोला गया। यह प्रोजेक्ट सर विलियम्स विलकॉक्स द्वारा डिजाइन किया गया था और कई इंजीनियर इसमें शामिल थे, जिसमें सर बेंजामिन बेकर और सर जॉन एयरड प्रमुख ठेकेदार थे। नेक्स्ट हम बात करें असवान बांध। जो असवान बांध है वो असवान हाई डैम जो है 1954 से 1959 के बीच में 1912 में यूनानी मिस्र के इंजीनियर एंड्रियन दानिसन ने
एक नए बांध की योजना का विकास शुरू किया। यद्यपि 1946 में लो डैम लगभग खत्म हो गया था, 26 जुलाई 1956 को बड़े पैमाने पर मिस्र की प्रशंसा के साथ नासिर ने सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की और पूर्व मालिकों के लिए उचित क्षतिपूर्ति भी की। नासिर ने असवान ढाई डैम का निर्माण के लिए फंड की सहायता के लिए नहर के से प्राप्त राजस्व पर योजना बनाई। जब सुएज युद्ध समाप्त हो गया तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और इजराइल ने नहर और सिनाई को जब्त कर लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अन्य स्थानों पर अमेरिका और सोवियत रूस के दबाव ने उन्हें वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। असवान हाई डैम योजना के समर्थन प्रदान करने के में सोवियत रूस आगे बढ़ गया था। निर्माण और भराव 1960-1976 सोवियत संघ तकनीशियन और भारी मशीनरी भी प्रदान की। विशाल पट्टान और मिट्टी बांध कुछ गिरे इंजीनियर के साथ साथ सोवियत जल विज्ञान संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया था। 25,000 मिस्र के इंजीनियरों और श्रमिकों ने बांध का निर्माण में योगदान दिया था। इस परियोजना का नेतृत्व ओस्मान अहमद उस्मान के अरब ठेकेदार ने किया था। अगर इसमें देखें तो सबसे पहले 1960 में 9 जनवरी 1960 को असवान हाई डैम का निर्माण हुआ। 1964 पहला बांध का निर्माण चरण पूरा हो गया, जलाशय में पानी भरना शुरू हो गया। 1970 में हाई डैम 21 जुलाई 1970 को पूरा हुआ। 1976 जलाशय क्षमता तक पहुंच गया, जलाशय जल भराव क्षमता तक पहुंच गया। असवान बांध के दक्षिण में 7 किलोमीटर दूर असवान हाई डैम का निर्माण किया गया है। असवान के जलाशय का विस्तार सूडान में भी है, अतः इसके निर्माण के लिए मिस्र व सूडान सरकारों के बीच 8 नवंबर 1959 तक समझौता हुआ, जिसके अनुसार 15 मई 1964 से सूडान नील के वार्षिक बहाव में से 18,500 तथा मिस्र 55,500 मिलियन घन मीटर जल लेने के अधिकारी होंगे। यह भी तय हुआ कि वादी हल्फा के दक्षिण में सूडान में असवान के जलाशय से प्रभावित क्षेत्रों में सूडानी लोग अपना बसाव छोड़ेंगे। उनकी मिस्र खासम अल घेरवा बसने के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में 15 मिलियन पाउंड की राशि देय होगी। उल्लेखनीय है कि अपने संपूर्ण निर्माण काल में असवान हाई डैम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दाव पेचों का केंद्र बन गया। इसके निर्माण के लिए पश्चिमी देशों से पैसा न मिलने पर श्री नासिर ने सुएज का राष्ट्रीयकरण किया। पश्चिमी देश का यह प्रयत्न रहे कि यह पूरा ना हो ताकि इजराइल के शत्रु देश की आर्थिक संपन्नता न बढ़ सके। अंततः रूसी वित्तीय और प्राविधिक सहयोग से यह विशाल योजना पूरी हुई। असवान परियोजना के फायदे व प्रभाव। सबसे पहले बात करें हम जो एडवांटेज ऑफ इफेक्ट ऑफ असवान प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है सिंचाई योजना, इरिगेशन स्कीम। कम वर्षा के कारण मिस्र की संपूर्ण कृषि सिंचाई पर पूरी तरह निर्भर करती थी। सिंचाई के साथ प्रतिवर्ष 2 फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। असवान के उच्च बांध में प्रतिवर्ष 55 क्यूबिक किलोमीटर पानी छोड़ा जाता है, जिसमें से 46 क्यूबिक किलोमीटर पानी सिंचाई नहरों में डाला जाता है। अब इससे जो है असवान में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई, इससे कृषि का विस्तार हुआ और ये असवान या इजिप्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। नेक्स्ट है बाढ़ पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ फ्लड। असवान हाई डैम में बाढ़ और सूखा, कृषि उत्पादन और रोजगार, बिजली उत्पादन, बेहतर नेविगेशन में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यटन को भी लाभ मिला है। इसके विपरीत बांध ने एक बड़ा क्षेत्र को जलमग्न कर दिया, जहाँ से अनेक लोगों को स्थानांतरण करना पड़ा। कई पुरातत्व स्थल जलमग्न हो गए जबकि अन्य स्थानांतरित हो गए। बांध को तटीय क्षरण, मिट्टी की लवणता, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उत्तरदायी माना गया है। नेक्स्ट हम बात करें सूखा संरक्षण, कृषि उत्पादन
और रोजगार, ड्रॉट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस बांध ने 1972-73 और 1983-87 में मिस्र को सूखे से बचाने के लिए पूर्व और पश्चिम अफ्रीका को तबाह कर दिया था। उच्च धरोहर मिस्र ने नील नदी डेल्टा घाटी में 2.0 मिलियन फैदान के बारे में फिर से दावा किया, जिससे सिंचित क्षेत्र में 1/3 बढ़ गया। इस वृद्धि से दोनों सिंचाई द्वारा रेगिस्तान में इस्तेमाल किया गया 3,85,000 हेक्टेयर की खेती के तहत लगाया गया, जिसे बाढ़ बनाए गए रखने से घाटियों के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अतः जो असवान बांध परियोजना है वहाँ उसने सूखा संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, कृषि उत्पादन को बढ़ाया और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करी। नेक्स्ट हम बात करें विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। असवाई हाई डैम पर जल विद्युत के 12 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए। प्रत्येक में 2.1 गीगावाट के साथ 175 मेगावाट की दर से विद्युत उत्पादन किया जाता है। अतः असवान परियोजना से इजिप्ट को विद्युत उत्पादन में मदद मिली, वहाँ विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई, ऊर्जा की समस्या का निवारण हुआ। नेक्स्ट है पुनर्वास या पुनर्स्थापन, रीसेटलमेंट। असवान बांध की झील नासिर ने बहुत कम नूबिया में बाढ़ और सूडान और मिस्र में 1 लाख से 1,20,000 लोगों का पुनर्वास किया। सूडान में 50,000 से 70,000 सूडानी नूबियनों को पुराने शहरवासी वादी हल्फा और उसके आसपास के गांवों में स्थानांतरित किया गया। कुछ लोगों को नासिर के किनारे पर भी पुनः आवासित किया गया। अतः जो है असवान बांध परियोजना के द्वारा मतलब विशाल संख्या में लोगों का पुनर्वास किया गया। पुरातत्व स्थलों का संरक्षण, 22 स्मारकों और वास्तुशिल्प परिसरों जो अभी सिब्बल मंदिरों सहित झील नासिर से बाढ़ से खतरा था, उन्हें यूनेस्को नूबिया अभियान के तहत झील के किनारे पर ले जाकर संरक्षित किया गया। इसके अलावा फिलिए, कालाबाश, अमादा स्थानांतरित किए। ये स्मारक उन देशों को प्रदान किए थे जो काम के साथ मदद कर रहे थे। अवसादों का नुकसान, असवान हाई डैम के निर्माण से पहले नील नदी ने विभिन्न कण आकर तलछट जमा किए। रेत, गाद और मिट्टी से युक्त मिस्र में अपनी पुरानी बाढ़ के माध्यम से मिस्र के खेतों पर मिट्टी की उर्वरता में योगदान, हालांकि तलछट के पोषक तत्व का मूल्य अक्सर आक्षेप हुआ है। नेक्स्ट बात करें मिट्टी की लवणता व जल कटाव में वृद्धि। असवान हाई डैम के निर्माण से पहले नील नदी के भूजल स्तर में नील नदी के जल स्तर के साथ प्रतिवर्ष 8 से 9 मीटर का उतार चढ़ाव पाया गया। गर्मियों के दौरान जब वाष्पीकरण सबसे ऊंचा था तो भूजल स्तर केशिका क्रिया के माध्यम से सतह पर खींचने के लिए पानी में लवण की अनुमति देने के लिए बहुत गहरा था। वार्षिक बाढ़ और भारी सिंचाई के गायब होने के कारण भूजल स्तर जल विसर्जन के लिए बहुत कम उतार चढ़ाव के साथ उच्च रहा। नेक्स्ट बात करें हम स्वास्थ्य, हेल्थ। असवान हाई डैम निर्माण और समाचार पत्रों के प्रकाशन से पहले किए गई कई भविष्यवाणियों के विपरीत बिहारोजिया का प्रसार बढ़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। इस धारणा का उच्चतम बंद होने से पहले मिस्र के दशकों के दौरान पहले मौजूद हैं, जो 12 सिंचाई मात्रा का ध्यान नहीं देती है। अतः स्वास्थ्य के जो खतरे की जो बात की गई थी वो स्वास्थ्य वो सही नहीं निकले, और कहीं ना कहीं जीवन स्तर बढ़ने से, वहाँ पोषकता बढ़ने से वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार ही हुआ। अन्य प्रभाव व फायदों के बारे में बात करें तो जलाशय में जमा हुआ तलछट झील नासिर के जल भंडारण क्षमता को कम कर रहा है, भंडारण जिससे झील के क्षमता कम हुई है। नील नदी में वार्षिक तलछट 134 मिलियन टन है। इसका मतलब है कि इसकी भंडारण की मात्रा बढ़ दी गई है, कम होती जा रही है। अगर हम देखें तो जो है बांध के निर्माण के बाद साफ पानी में जलीय पौधे बहुत तेजी से बढ़े हैं।
मत्स्यन की क्रिया भी इस प्रदेश के अंदर होने लगी है। भूमध्य सागरीय मछली को पकड़ने और खारे पानी की झील में से कमी हुई है। मछली उत्पादन में लाभ हुआ है। लाल ईंट निर्माण उद्योग का मतलब विस्तार हुआ है, आदि यही लाभ हैं। धन्यवाद। मेरे वीडियो को इसी प्रकार देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।